नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 7 हम शुरू कर रहे हैं, सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो अगर आप थोड़ा सा रिकैप करोगे तो चैप्टर 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब में अब तक हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं। एक तो देखिए कोल्ड वॉर एरा के बारे में देखा, ठीक है। इसके बाद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मतलब जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, फिर यूएसए कैसा एक सुपर पावर बन गया, दुनिया जो है बाइपोलर से यूनिपोलर कैसे बन गया। फिर हमने यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किए, किस तरह यूएस का डोमिनेंस रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर या फिर दुनिया के ऊपर। फिर हमने ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में देखा, मतलब यूएस को छोड़ के और भी कई सारे सेंटर्स ऑफ पावर एमर्ज होके आए, ठीक है, ओवर द टाइम, लाइक चाइना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा, ठीक है। फिर हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस किया, उसमें हमने सबसे फोकस देके पढ़ा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम पहुंचे दोस्तों सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा नेशनल सिक्योरिटी की बात है, वो हमेशा सीक्रेट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट प्रियोरिटी वाला होता है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी मतलब क्या है वो देखेंगे। फिर ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। देखिए एक होता है दूसरे कंट्री से हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर जो सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वो क्या है, मतलब ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी मतलब देखिए हमारे देश के अंदर भी तो खतरा है, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से काफी सारे प्रॉब्लम्स है। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे, उधर इंसर्जेंसी है, तो ये सब इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज है। दूसरे कंट्री से हमें प्रॉब्लम नहीं, हमारे देश के अंदर ऐसे खतरे हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे। फिर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन रिलेटेड बात करेंगे। फिर नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब अलग अलग थ्रेट्स आजकल आया है दोस्तों, जैसे कि केवल जो वार हो रहा है या फिर दूसरे कंट्री हमें अटैक कर रहे हैं वही सिक्योरिटी इशू नहीं है। आजकल देखा जाएगा तो बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज है, जैसे कि टेररिज्म एक सिक्योरिटी इशू है, और देखा जाएगा तो आजकल जो पैंडेमिक फैल रहा है वो भी एक सिक्योरिटी इशू है कि नहीं। फिर कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। फिर फाइनली इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा चैप्टर में, जब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ओवरव्यू देखिए, हमारे देश में क्या ना, जब भी कोई डिबेट वगैरह होता है या फिर गवर्नमेंट को जब लोग क्वेश्चन करने लगता है, तो वो डिबेट को बंद करने का एक अच्छा तरीका है कि नेशनल सिक्योरिटी मैटर है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशंस नहीं हो सकता, सीक्रेट है। नेशनल सिक्योरिटी को अगर मेंटेन करना है तो इस बात के ऊपर डिबेट नहीं हो सकता। जितने भी डिटेल्स है वो गवर्नमेंट के पास सीक्रेट रहेगा, सीक्रेट नेचर का है कि नहीं। We hear that an issue is a security issue and that it is vital for the well-being of a country। देखिए सिक्योरिटी इशू मतलब वो देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। सो द इम्प्लीकेशन इज दैट इट इज टू इंपॉर्टेंट और सीक्रेट टू बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड ओपनली। तो देखिए किसी भी तरह का डिस्कशंस या डिबेट नहीं हो सकता सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, क्योंकि वो देश को अफेक्ट करेंगे, देश की सिक्योरिटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने कई सारे मूवीज देखा होगा जिसमें नेशनल सिक्योरिटी वाला जो भी बातें होती है, जो भी एक्टिविटीज होता है वो सीक्रेट नेचर का होता है, वो डेंजरस होता है कि नहीं। सिक्योरिटी सीम्स टू बी समथिंग दैट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिक्योरिटी वाली जो बातें हैं ना, या फिर सिक्योरिटी वाले जितने भी एक्टिविटीज है वो ऑर्डिनरी सिटीजन का काम का नहीं है। ऑर्डिनरी सिटीजन को कुछ करना नहीं है। सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हमारे आर्म्ड फोर्सेस है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है कि नहीं, जो अपने काम में एक्सपर्ट्स है, जो अपने काम बहुत अच्छी तरीके से कर भी रहे हैं, जिस वजह से हम जो है आराम से चैन की नींद सो सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। देखिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस देश की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसके कारण हम जो है आराम से इधर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, घर संभाल सकते हैं, ठीक है। देश को संभालने का काम उनका है। तो आपको ऐसे लगेंगे कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी वाली बातें हैं वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स का काम का नहीं है। पर देखिए दोस्तों, जब आप एक डेमोक्रेसी में रहते हो, इंडिया जैसा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में रहते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कम से कम कि ये सिक्योरिटी मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या क्या है। तो ये चैप्टर में हम यही सब सीखने वाला है दोस्तों। वैसे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, वैसे हमें मालूम भी नहीं है, फिर भी एग्जैक्टली ये सिक्योरिटी मतलब क्या है, इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या क्या है, ठीक है। सो इट इंट्रोड्यूसेस टू डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट सिक्योरिटी एंड हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग इन माइंड different context or situations which determine our view of security।
तो हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अलग अलग सिचुएशंस डिस्कस करेंगे जो अपना व्यू ऑफ सिक्योरिटी को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज सिक्योरिटी? एट इट्स मोस्ट बेसिक, सिक्योरिटी इंप्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का थ्रेट नहीं है तो इसका मतलब यह है आप सिक्योर हो, आपकी सिक्योरिटी एकदम कड़क है। अगर हमारे देश की बात किया जाए, अगर देश के ऊपर किसी भी तरह का एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं है, मतलब दूसरे कोई कंट्री से खतरा नहीं है, और इंटरनल थ्रेट्स नहीं है, मतलब इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो शांति और समाधान से रह रहा है, आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, उन्हें गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खुश है, इसका मतलब क्या है कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है एकदम कड़क है। पर क्या ऐसा है क्या? हमारे देश के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेट्स भी है, इंटरनल थ्रेट्स भी है। एक्सटर्नल थ्रेट्स में मेजर क्या क्या है? चाइना और पाकिस्तान से जो थ्रेट है। इंटरनल थ्रेट में क्या क्या है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आएंगे, इंसर्जेंसीज आएंगे, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स है जो हमें परेशान करते हैं। तो हमारे देश के ऊपर तो थ्रेट है, वैसे देखा जाएगा तो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर थ्रेट है, पर आपको यह देखना पड़ेगा वो थ्रेट कितना बड़ा है या छोटा है। देखिए, ह्यूमन एक्सिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ ए कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स। मान लीजिए एक इंडिविजुअल वो किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है, मतलब सभी के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, अपनी जिंदगी आराम से वो काट रहा है, क्या आप ये बोल सकते हैं उनके ऊपर कोई थ्रेट नहीं होगा? 100% होगा। अगर ह्यूमन बीइंग्स एक्सिस्ट कर रहा है ना, तो सभी के ऊपर किसी ना किसी तरह का थ्रेट होगा। वो कहावत आपने सुना होगा, वी ऑल आर बैड एट समवन स्टोरी। किसी की कहानी में हम बुरा तो होगा ही। मतलब आप समझ रहे हो ना, आप कभी भी ये नहीं बोल पाएंगे कि एक इंडिविजुअल के ऊपर किसी भी तरह का थ्रेट नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी को वो पसंद नहीं होगा, ठीक है। बट डज दैट मीन दैट एवरी सिंगल थ्रेट काउंट्स एज ए सिक्योरिटी थ्रेट? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर थ्रेट है, पर हर एक थ्रेट को आप एक सिक्योरिटी थ्रेट बोल सकते हैं क्या? जैसे कि आप अपना बाइक लेके बाहर चला गया, ठीक है, आप बाइक पार्क किया, किसी ने आपकी बाइक चोरी किया, ठीक है, अब वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? हाँ, ये एक थ्रेट है आपके ऊपर, कोई डाउट नहीं है। क्यों? आपका जो बाइक है, आप मेहनत से पैसे खर्च करके बाइक खरीदा है, वो बाइक चोरी हो गया, वो थ्रेट है, पर वो एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, ठीक है। एवरी टाइम person steps out of his or her house, there is some degree of threat to their existence and way of life. आप जब घर से बाहर निकलते हो, आपके ऊपर थ्रेट है, कोई गाड़ी आके आपको हिट कर सकता है, आपका डेथ भी हो सकता है, आप इंजोर हो सकता है, तो वो भी एक थ्रेट है ना। पर हर एक थ्रेट को आप सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बोल सकते। अगर ये सबको आप सिक्योरिटी थ्रेट्स बोलने लगेंगे तब तो दुनिया में थ्रेट ही थ्रेट है कि नहीं? तो जब हम सिक्योरिटी को स्टडी करेंगे, we generally say that only those things that threaten core values should be regarded as being of interest in discussions of security. तो जब हमारे core values के ऊपर threat होगा, उसी को हम actual security threat बोलेंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे किसका core value? पूरे देश का core value है, या फिर the core values of ordinary women and men in the street? Do governments on behalf of citizens always have the same notion of core values as the ordinary citizen? जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रेट की बात करते हैं, क्या वो देश की सिक्योरिटी की बात करते हैं, या फिर सिटीजन्स की, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स की सिक्योरिटी है, वो भी गवर्नमेंट एज ए सिक्योरिटी थ्रेट कंसिडर करता है या नहीं? फर्दरमोर, व्हेन वी स्पीक ऑफ थ्रेट्स टू कोर वैल्यूज, हाउ इंटेंस शुड बी द थ्रेट्स बी? अब देखिए दोस्तों, मैंने बोला कोर वैल्यूज के ऊपर अगर थ्रेट है, उसे हम नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करके बोल सकते हैं। पर देखिए, अगर कोई छोटा मोटा थ्रेट है जिसका इतना ज्यादा इंप्लीकेशंस नहीं है, तो उसे हम ऐसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कंसीडर करेंगे? नहीं करना चाहिए ना। ओनली बड़े बड़े थ्रेट्स को हमें देखना चाहिए, सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बात यह है ना, मैंने आपको बोला जब भी कोर वैल्यूज के ऊपर इंडियन थ्रेट आता है, उसे हम एक सिक्योरिटी थ्रेट बोल सकते हैं। अब एक देश का कोर वैल्यूज के ऊपर थ्रेट कब कब आ सकते हैं? कभी भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर एक गवर्नमेंट ठीक तरह से अपना काम नहीं कर रहा है, सिटीजन्स का वेलफेयर नहीं देख रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है उस देश का जो कोर वैल्यूज है वो खराब हो रहा है, ठीक है। ऊपर से अगर देश में चोरी बहुत हो रहा है, ठीक है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमारे सामान कोई चोर चुरा के ले जा रहा है, तो हर एक ऑर्डिनरी सिटीजन का लाइफ भी तो थ्रेट में है ना। इससे भी तो देश के कोर वैल्यूज खराब हो रहा है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, तब आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगा। रिसेंटली मुंबई में एक इंसिडेंट हुआ था। एक साउथ कोरियन यूट्यूबर मुंबई आई थी, वो अपना वीडियो बना रही थी, ठीक है। तब दो लोकल्स आके उनके साथ मिसबिहेव किया, और वो मिसबिहेवियर कैमरा में रिकॉर्ड भी हुआ।
बाद में उन्हें पुलिस अरेस्ट किया, एक्शन लिया, वो सब ठीक है। पर देखिए वो साउथ कोरियन यूट्यूबर अपने व्लॉग के थ्रू पूरी दुनिया को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। तो इधर क्या हो रहा है दोस्तों, इंडिया का रेप्यूटेशन खराब हो रहा है पूरी दुनिया के सामने, है कि नहीं। तो इंडिया का वन ऑफ द कोर वैल्यू है अतिथि देवो भव, ठीक है। पर दूसरे कंट्री के लोग जब ये देखेंगे वो अकेला मुंबई स्ट्रीट्स में या फिर दिल्ली स्ट्रीट्स में आने में डरेंगे। तो ऐसे इंसिडेंट से भी इंडिया का कोर वैल्यूज खराब हो सकता है। पर इसे आप एक सिक्योरिटी थ्रेट बोल सकते हैं क्या? तो मेरा कहने का मतलब है कोर वैल्यूज के ऊपर जब इंडियन थ्रेट आता है उसे आप सिक्योरिटी थ्रेट बोल सकते हैं। पर हमें यह एनालाइज करना पड़ेगा वो जो थ्रेट है वो कितना इंटेंस है, इंटेंसिटी कितना ज्यादा है। कुल मिला के एक कंक्लूजन ये है, सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस threats that could so endanger core values that those values would be damaged beyond repair if we did not do something to deal with the situation। मतलब देखिए ऐसे थ्रेट्स जो हमारे कोर वैल्यूज को इतना एंडेंजर करेंगे कि हम अगर उस सिचुएशन के साथ डील नहीं करेंगे या फिर उसे काउंटर करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर वो बियॉन्ड रिपेयर हो जाएगा, फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा जो थ्रेट्स है ना जिसे हमें काउंटर करना ही करना है, जो एकदम डेंजरस है, उससे ही हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी थ्रेट बोलेंगे। इस चीज को आप इजीली रिलेट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल टेररिज्म, आप टेररिज्म को अगर रोकेंगे नहीं या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज को अगर रोकेंगे नहीं तो आगे क्या होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारे बॉर्डर एरियाज में जो सिचुएशन है, जैसे कि इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा था, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है ना। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो क्या होगा, चाइना हमारे जो एरियाज है वो कैप्चर करके बैठेंगे। तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बियॉन्ड द रिपेयर हो जाएगा, फिर हम उसे ठीक ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछे व्हाट इज ए सिक्योरिटी थ्रेट, तो आपको यह जवाब देना पड़ेगा ऐसे एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स जो हमारे कोर वैल्यूज को एंडेंजर कर सकता है। अगर आप उस सिचुएशन के साथ डील नहीं करेंगे या फिर उस थ्रेट को प्रिवेंट नहीं करेंगे तो हमारी सॉवरेनिटी अफेक्ट होगा, इनफैक्ट आवर रियल एक्सिस्टेंस को भी अफेक्ट करेंगे। सो हैविंग सेड दैट वी मस्ट एडमिट दैट सिक्योरिटी रिमेन्स ए स्लिपरी आइडिया। तो हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी मतलब एक स्लिपरी आइडिया है। स्लिपरी आइडिया इन द सेंस, देखिए एक पर्टिकुलर थ्रेट वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए बहुत कुछ क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको इधर बोला था, एक तो देखना पड़ेगा वो कोर वैल्यूज को अफेक्ट कर रहा है या नहीं, हमारी सॉवरेनिटी अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, आवर रियल एक्सिस्टेंस अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, छोटा है या बड़ा है। तो ये सब देखने के बाद हमें डिसाइड करना है कि एक पर्टिकुलर थ्रेट जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं। हर एक थ्रेट को आप सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बोल सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ सोसाइटीज always had the same conception of security, it would be surprising if they did because so many things change in the world around us। देखिए हर एक सोसाइटी के लिए सिक्योरिटी थ्रेट का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट क्या क्या है वो हो सकता है दूसरे कंट्रीज के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है ही नहीं। हाँ, ये बात सच है कि कुछ ऐसे थ्रेट्स है जो पूरी दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, जैसे कि टेररिज्म जो है, ठीक है। ऐ नहीं बोल सकता है कि केवल इंडिया के लिए ही टेररिज्म एक सिक्योरिटी थ्रेट है। मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज के लिए टेररिज्म आजकल एक सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है। पर कहना इधर क्या चाह रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप का है। तो बेसिकली हर एक कंट्री के लिए कंसेप्शंस ऑफ सिक्योरिटी अलग अलग है। तो इसलिए इधर सिक्योरिटी को दो ग्रुप्स के अंडर डाला है। वन इज ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी, सेकंड इज नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। अब ये दोनों कंसेप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, ट्रेडिशनल नोशंस। ट्रेडिशनल नोशंस मतलब क्या है? देखिए सिक्योरिटी थ्रेट क्या है यह मैंने आपको बता दिया। जब हमारे कोर वैल्यूज एंडेंजर होते हैं, तो जब हमारे कोर वैल्यूज ट्रेडिशनल तरीके से एंडेंजर होता है ना, उसे आप ट्रेडिशनल नोशंस बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल माने, देखिए जब भी आप सिक्योरिटी रिलेटेड कोई न्यूज पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हैं, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर मिलिट्री अटैक किया है कि नहीं, तो इसी तरह के न्यूज आप पढ़ते होंगे। तो ये एक्चुअली एक ट्रेडिशनल नोशन है, मतलब किसी कंट्री को मिलिटरली अटैक करना, उनके ऊपर मिलिट्री थ्रेट करना, ये सब ट्रेडिशनल नोशन है। सिक्योरिटी थ्रेट का ट्रेडिशनल कंसेप्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ द सोर्स ऑफ दिस डेंजर इज अनदर कंट्री विच बाय थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन एंडेंजर्स द कोर वैल्यूज ऑफ सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो बेसिकली मिलिट्री एक्शन के थ्रू जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को थ्रेटन करते हैं और उनके कोर वैल्यूज को एंडेंजर करते हैं, कौन कौन से कोर वैल्यूज?
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरनिटी, इंडिपेंडेंस। देखिए फॉर एग्जांपल चाइना इंडिया के बीच में बॉर्डर एरियाज में क्लैशेस हुआ था, ये बात आपको पता है। अगर इंडिया चाइना को रोकते नहीं तो ऑब्वियस सी बात है चाइना जो है या फिर चाइनीज फोर्सेस जो है हमारी टेरिटरीज को कैप्चर करते, जिसे हमारा सोवरनिटी। नंबर 1, ट्रेडिशनल नोशंस एक्सटर्नल। सबसे पहले यह समझना पड़ेगा इधर क्या बताया जा रहा है। देखिए मैंने आपको अब तक सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में बताया। सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है? एक कंट्री दूसरे कंट्री के कोर वैल्यूज को एंडेंजर करते हैं, ठीक है। तो ये कोर वैल्यूज को एंडेंजर करने का अलग अलग तरीके हैं, उसको डिवाइड किया हुआ है। एक है ट्रेडिशनल तरीके, जिसे ट्रेडिशनल नोशंस हम बोलेंगे। दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल तरीके, जिसे हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन बोलेंगे, ठीक है। अब ये ट्रेडिशनल नोशंस में एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है। इधर बात किया जा रहा है एक्सटर्नल। ट्रेडिशनल नोशन मतलब क्या है दोस्तों? देखिए मैंने आपको बोला सिक्योरिटी थ्रेट मतलब क्या है? एक कंट्री दूसरे कंट्री के कोर वैल्यूज को एंडेंजर करेंगे, तब उसे क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी थ्रेट बोलेंगे। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट जब मिलिट्री अटैक या मिलिट्री एक्शन के थ्रू आएंगे ना, उसे आप ट्रेडिशनल नोशन या ट्रेडिशनल तरीके बोलेंगे। मतलब देखिए फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री एक्शन किया है, यह बात आपको मालूम है। अगर यूक्रेन रिटेलिएट नहीं करेंगे तो रशिया क्या करेगा? यूक्रेन के जो एरियाज है उसे कैप्चर करेंगे, ठीक है। अगर रशिया यूक्रेन के एरियाज को कैप्चर करेंगे या फिर सीज करके बैठेंगे, फिर यूक्रेन का क्या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहेगा? यूक्रेनियन सिटीजन्स का इंडिपेंडेंस रहेगा? नहीं, क्योंकि वो रशिया के कंट्रोल में आएगा। फिर यूक्रेन की सोवरनिटी कहां रहेगा? तो बेसिकली ये जो कोर वैल्यूज है, सोवरनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसे जब मिलिट्री एक्शन के थ्रू एंडेंजर करते हैं, उसे आप ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और एक बार मैं बता देता हूं दोस्तों, देखिए सिक्योरिटी थ्रेट मतलब क्या होता है? एक कंट्री जब दूसरे कंट्री का क्या है, कोर वैल्यूज को एंडेंजर करेंगे। अब कोर वैल्यूज में बहुत कुछ आएगा। एक कंट्री का जितने इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ना, उसमें आता है कंट्री का इंडिपेंडेंस, कंट्री की सोवरनिटी, कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये तीनों किसी भी हाल में हमें संभालना है, किसी और कंट्री को अलाउ नहीं करना है हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरनिटी, इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करना है कि नहीं। दुनिया भर में जितने भी कंट्री है वो सबके कोर वैल्यूज में ये रहते हैं, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एक्सेट्रा। तो ये जो कोर वैल्यूज को जब मिलिट्री एक्शन के थ्रू दूसरा कोई कंट्री बाहर से एंडेंजर करने के लिए आते हैं या फिर कोशिश करते हैं, उसे आप ट्रेडिशनल नोशन बोलेंगे, ठीक है। ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स है। ऊपर से मिलिट्री एक्शन की वजह से काफी जान चले जाते हैं दोस्तों, केवल सोल्जर्स की नहीं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उनकी भी तो जान जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, जो अटैकिंग कंट्री है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ही टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी सिटीजन्स हमेशा सोल्जर्स को सपोर्ट करते हैं। तो वो सपोर्ट को खत्म करने के लिए एनिमी कंट्री क्या करेंगे या फिर अटैकिंग कंट्री क्या करेंगे? ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ही डायरेक्टली अटैक करेंगे। तो कुल मिला के काफी लॉस ऑफ लाइफ्स होता है दोस्तों ये मिलिट्री एक्शन में, ठीक है। तो जब भी एक कंट्री के ऊपर अटैक रहता है, ठीक है, तब वो कंट्री के पास 3 बेसिक चॉइसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पाकिस्तान हमारे ऊपर मिलिट्री एक्शन करने के लिए आता है, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास 3 बेसिक चॉइसेस रहते हैं। एक है सरेंडर करना, ठीक है। अगर सरेंडर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा बोल देंगे हम सरेंडर कर दिया, आपको जो करना है कर लो। सेकंड, टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रोमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वार टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। ये क्या है दोस्तों? डराना, ठीक है। बेसिकली इसे डिटरेंस भी बोलते हैं। मतलब अगर आप हमें अटैक करेंगे या फिर अटैक करने के बारे में सोचेंगे भी, तो हम ऐसे कुछ करेंगे कि आप पूरा खत्म ही हो जाओगे। जैसे कि रशिया जब यूक्रेन को अटैक किया था ना, उससे पहले व्लादिमीर पुतिन का एक प्रेस स्टेटमेंट आया था कि हम यूक्रेन के ऊपर वार डिक्लेयर कर रहा है, अगर कोई कंट्री यूक्रेन को डायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए आएंगे तो हमारी तरफ से क्या होगा ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरह डायलॉग्स मार के डराना ये हमेशा होता है, ठीक है, कंट्रीज के बीच में होता है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वार से पहले जो बाइडेन भी पुतिन को डरा रहा था, पर कुछ हुआ नहीं ऑन द ग्राउंड, ये अलग बात है। तो ये जो कंट्री अटैक में है उनके पास 3 चॉइसेस बोला मैंने, एक है सरेंडर करना, दूसरा है उनको डराना, टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रोमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वार। अगर आप हमें अटैक करेंगे हम
कॉस्ट ऑफ द वार को रेस करेंगे, मतलब अनएक्सेप्टेबल लेवल में पहुंच जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है, इस तरह। तीसरा है एंड टू डिफेंड इटसेल्फ व्हेन वार एक्चुअली ब्रेक्स आउट सो एज टू डिने द अटैकिंग कंट्री इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टू टर्न बैक और डिफीट द अटैकिंग फोर्सेस ऑल टुगेदर। तो बेसिकली वापस अटैक करना, ठीक है, मतलब जो अटैकिंग कंट्री है उनके ऑब्जेक्टिव्स को खत्म करना, वो जो प्लान करके आए होंगे वो हम होने नहीं देंगे। जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया के साथ कर रहा है, यूक्रेन सरेंडर किया नहीं, यूक्रेन ने रशिया को डराया, ज्यादा डराया भी नहीं, पर यूक्रेन क्या कर रहा है, यूक्रेन फाइट बैक कर रहा है, रशिया का जो प्लान से, ऑब्जेक्टिव से, टारगेट से, उसे पूरा होने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस के बारे में आपको पता चल गया। नाउ गवर्नमेंट्स में चूज टू सरेंडर व्हेन एक्चुअली कॉन्फ्रंटेड बाय वार बट दे विल नॉट एडवर्टाइज दिस एज द पॉलिसी ऑफ द कंट्री। देखिए देखा जाएगा तो वार जब एकदम इंटेंस हो जाता है, काफी नुकसान जब होता है, तो कोई कोई गवर्नमेंट क्या है, सरेंडर कर देते हैं। पर ये सरेंडर करने वाली जो पॉलिसी है कोई भी कंट्री का एक्चुअल पॉलिसी में नहीं रहेगा, ठीक है, रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। आप खुद सोचिए दोस्तों, कोई भी कंट्री का एक डॉक्ट्रिन होगा, एक पॉलिसी होगा, उसमें ये थोड़ी ना लिखा होगा कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेंगे तो हम सरेंडर करेंगे। तो ये जो पहले वाला ऑप्शन है ये बस मैंने बता दिया, एक्चुअली ऑप्शन कोई यूज नहीं करता है। देयरफॉर सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न विथ प्रिवेंटिंग वार विच इज कॉल्ड डिटरेंस एंड विथ लिमिटिंग और एंडिंग वार विच इज कॉल्ड डिफेंस। तो देखिए एक्चुअली सिक्योरिटी पॉलिसी में 2 चीज आता है, एक है प्रिवेंटिंग वार, वार को प्रिवेंट करना। कैसे प्रिवेंट करेंगे, डराएंगे, अगर आप हमें अटैक करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे, इस तरह डराना। दूसरा है अगर वार हो भी गया डराने के बाद भी तो उसे खत्म करना, या फिर जो नुकसान होते हैं उसे लिमिट करना, इसे बोलते हैं डिफेंस। तो पहले जो डराते हैं ना, मतलब वार को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, उसे डिटरेंस बोलते हैं। दूसरा जो हम वापस अटैक करते हैं, डिफेंड करते हैं, उसे डिफेंस बोलते हैं। तो आपको क्या पता चल गया, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पहला कंपोनेंट है डिटरेंस, ठीक है, सेकंड कंपोनेंट है डिफेंस। अब थर्ड कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, वो है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या है आप सबको पता है दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है 1974 में इंडिया न्यूक्लियर पावर बना था, 1974 में ये, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इसके बाद से ही पाकिस्तान ने भी कोशिश कर रहा था न्यूक्लियर पावर बनने के लिए, ठीक है, उसके लिए चाइना उनका सपोर्ट भी किया था। फाइनली जाके इंडिया जब सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराया ना पोखरान में, तो उसके बाद 1 साल के अंदर पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बने। मतलब जिस तरीके से हम अपना मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा था, पाकिस्तान बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। यह हमेशा देखने को मिलता है दुनिया भर में, नेबरिंग कंट्रीज के बीच में। मतलब अगर नेबरिंग कंट्री के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम चुप रहेंगे कभी भी वो अटैक कर सकता है हमें, तो ऐसा रिस्क हम नहीं ले सकते, हमेशा अपना मिलिट्री पावर को एकदम स्टैंडर्ड में रखना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से हम अपना मिलिट्री पावर को एक्सपांड करते रहेंगे, उनको तो पता चलेगा ही, तो वो भी बैलेंस करने की कोशिश में रहेंगे। आप देखिए हमारे पास जब नए नए फाइटर जेट्स आते हैं, पाकिस्तान के पास भी आ जाते हैं, पाकिस्तान भी खरीदने लगता है, ठीक है। वैसे कंपेयर करेगा तो इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, पर देखिए बात यह है दोनों न्यूक्लियर पावर्स है, दोनों के पास सफिशिएंट मिलिट्री पावर है। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। देखिए कोल्ड वॉर के टाइम पर क्या हो रहा था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में मतलब आर्म्स रेस चल रहा था। यूएसए जिस तरीके से न्यूक्लियर वारहेड्स डेवलप कर रहा था, रशिया भी, यूएसएसआर भी डेवलप कर रहा था। यूएसए जिस तरीके से अपना मिलिट्री पावर को एक्सपांड कर रहा था, यूएसएसआर भी कर रहा था। पर उस रेस में यूएसए जीत गया था, वो अलग बात है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, व्हेन कंट्रीज लुक अराउंड देम दे सी दैट सम कंट्रीज आर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। फॉर एग्जाम्पल जब पाकिस्तान अपना चारों तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान को ये पता चल जाएगा कि इंडिया जो उनके ईस्टर्न साइड में है, ये तो बहुत बड़ा कंट्री है, मिलिट्रली भी बहुत पावरफुल कंट्री है। तो उनको ये लगेगा कि फ्यूचर में इंडिया हमारे ऊपर अटैक करेंगे। वैसे इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, वो अलग बात है, फिर भी पाकिस्तान को ऐसे लगेगा कि वो इंडिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इंडिया जिस तरीके से अपना मिलिट्री पावर को एक्सपांड करेंगे उसी तरह हमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं दोस्तों। ये गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग ए बैलेंस ऑफ पावर इज टू बिल्ड अप वंस मिलिट्री पावर, ऑल्दो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सिंस दे आर द बेसिस फॉर मिलिट्री पावर। देखिए बेसिकली ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का थर्ड कंपोनेंट आप बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर। एट द सेम टाइम इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक कंट्री के पास मिलिट्री पावर कैसे आएंगे, जब उनके पास पैसे है। यूएसए के पास इतना मिलिट्री पावर कैसे आया, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत है, उन पैसों से उन्होंने हथियार खरीदा। अब हमारे पास पैसे नहीं होगा तो हम कहां से हथियार खरीदेंगे। तो ये जो
ट्रेडिशनल पॉलिसी का थर्ड कंपोनेंट मैं आपको बता रहा हूं, बैलेंस ऑफ पावर। इसके सपोर्ट में आपको बताना पड़ेगा इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर भी जरूरी है, बिकॉज इट इज द बेसिस ऑफ ए मिलिट्री पावर। ठीक है, नाउ द फोर्थ एंड रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज अलायंस बिल्डिंग। नो, अलायंस बिल्डिंग क्या है ये भी आपको पता है दोस्तों। देखिए सब चीज आपको पता है, बस इधर ऐसे थ्योरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यही पूछेंगे कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का मेन मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो पहले मैंने बोला डिटरेंस, वो क्या है आपको पता है, फिर डिफेंस, तीसरा है बैलेंस ऑफ पावर, अगला है अलायंस बिल्डिंग। An alliance is a coalition of states that coordinates their actions to deter or defend against military attack. सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कोल्ड वॉर के टाइम पर ये फॉर्म हुआ था, आपको पता है दोस्तों। तो बेसिकली कंट्रीज आपस में मिलकर अलायंस बनाते हैं और ट्रीटीज वगैरह साइन करते हैं। जैसे कि नाटो में क्या लिखा हुआ है कि नाटो कंट्रीज में किसी एक कंट्री को किसी ने भी अटैक किया तो वो ऐसा माना जाएगा कि पूरे कंट्रीज के ऊपर अटैक है और सारे कंट्रीज मिलकर उस कंट्री को अटैक करेंगे। तो इससे क्या फायदा है, नाटो पूरा एक पावरफुल अलायंस है। अब नाटो में जितने मेंबर कंट्रीज है उनके ऊपर अटैक करने के बारे में कोई सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि एक कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे, सारे जो कंट्रीज है अभी के हिसाब से करीब 32 कंट्रीज है। रिसेंटली स्वीडन फिनलैंड वगैरह ज्वाइन किया था, एक बार कंफर्म कीजिएगा कितने कंट्रीज है, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो यही है दोस्तों अलायंस का एक पावर। ठीक है, सो an alliance is a coalition of states that coordinate their actions to deter or defend against military attack. तो military attack के against deter करने के लिए और defend करने के लिए states जो है coalition बनाते हैं। ठीक है, इसे alliance बोलते हैं। deter और defend क्या है आपको पता है ना। सबसे पहले नाटो डराएंगे कि डराएंगे क्या, डराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नाटो कंट्रीज के ऊपर अटैक करने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा एक अलायंस है वो, है कि नहीं। दूसरा, अगर किसी ने अटैक किया भी तो वो डिफेंड करेंगे। तो ये सब अलायंस की स्पेशलिटीज होती है। मोस्ट अलायंसेस आर फॉर्मलाइज्ड इन रिटन ट्रीटीज एंड आर बेस्ड ऑन ए फेयरली क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हु कॉन्स्टिट्यूट्स द थ्रेट। तो देखिए मोस्ट ऑफ द अलायंसेस में आपको रिटन ट्रीटीज देखने को मिलेगा, जैसे कि नाटो में भी है। ठीक है, और उनका एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन भी होता है, उनके ऊपर थ्रेट कौन कौन हो सकता है। ठीक है, और उन्हें वो मॉनिटर भी करते हैं। So countries form alliances to increase their effective power relative to another country or alliance. तो बेसिकली अपना जो effective power है उसे इंक्रीज करने के लिए ये अलायंस करते हैं। अब देखिए यूक्रेन नाटो ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा था, अगर वो नाटो ज्वाइन करता तो रशिया यूक्रेन को कभी भी अटैक नहीं करता, क्योंकि यूक्रेन का इफेक्टिव पावर तब इंक्रीज हो जाता। तो बेसिकली कंट्रीज अलायंस क्यों फॉर्म करते हैं, अपना इफेक्टिव पावर को इंक्रीज करने के लिए। एंड अलायंसेस आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड कैन चेंज व्हेन नेशनल इंटरेस्ट चेंज। देखिए एक एक कंट्री का अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होते हैं, उसके हिसाब से वो दूसरे कंट्रीज के साथ अलायंस बनाते हैं। एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है, 1980s में अफगानिस्तान के इस्लामिक मिलिटेंट्स को यूएस ने सपोर्ट किया था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, पर बाद में जब अल कायदा लेड बाय ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट स्ट्राइक्स लॉन्च किया अमेरिका के ऊपर, तब यूएसए ने अपना पॉलिसी बदल दिया। फिर यूएसए ने ये मिलिटेंट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो यही होता है दोस्तों, तब यूएसए का इंटरेस्ट अलग था, सोवियत यूनियन को काउंटर करना था, पर फिर क्या हुआ, मिलिटेंट्स को खत्म करने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए यूएसए निकल पड़ा, तो इंटरेस्ट चेंज हो गया, बस वही। फाइनली इन द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी देन मोस्ट थ्रेट्स टू ए कंट्री सिक्योरिटी कम फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी अगर आप देखोगे, एक कंट्री के ऊपर सबसे ज्यादा थ्रेट बॉर्डर के बाहर से है। वैसे देखा जाएगा तो एक एक कंट्री का अंदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलता है, सिविल वार्स होते हैं, ये सब थ्रेट है, पर उससे भी ज्यादा थ्रेट बाहर से है, दूसरे कंट्री से है। दूसरे कंट्री कभी एक कंट्री को अटैक कर देते हैं, है कि नहीं। इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, बिकॉज द इंटरनेशनल सिस्टम इज ए रादर ब्रूटल अरीना इन विच देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर। दुनिया भर में जितने कंट्रीज है ना, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, या फिर ऐसा एक अथॉरिटी नहीं है जिससे सारे कंट्रीज डरते हैं या फिर सारे कंट्रीज रेस्पेक्ट करते हैं। अगर एक पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी होता तो सारे कंट्रीज एक बार सोचता दूसरे कंट्रीज को अटैक करने से पहले, मतलब वो सेंट्रल अथॉरिटी उन्हें पनिश करेंगे, आइसोलेट करेंगे, इस तरह का डर होना चाहिए एक एक कंट्री के ऊपर। पर अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में ऐसा कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। आप अब सोच रहे होंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हाँ सही है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक सेंट्रल अथॉरिटी आप बोल सकते हैं, पर
यूनाइटेड नेशंस कितना इफेक्टिव है ये बात आप सबको मालूम है। पिछले चैप्टर में हम वही डिस्कस कर रहे थे। यूनाइटेड नेशंस क्या है? इट इज ए क्रीचर ऑफ इट्स मेंबर्स एंड हैज अथॉरिटी ओनली टू द एक्सटेंट दैट द मेंबरशिप अलाउस इट हैव अथॉरिटी एंड ओबेस इट। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, उन्हीं के पास तो पावर्स है ना। वो जो अलाउ करेंगे वही हमें करना पड़ेगा। अगर वो ना बोलेंगे तो ना करना है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसे आप एक सेंट्रल अथॉरिटी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ईच कंट्री हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑन सिक्योरिटी। तो हर एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हर एक कंट्री को अपने बारे में सोचना पड़ेगा, कोई आपके हेल्प करने के लिए नहीं है। वो आपका ऊपर है कि आप किस तरह दूसरे कंट्रीज के साथ अलायंस वगैरह बना रहे हो, किस तरह अपना मिलिट्री पावर को एक्सपांड कर रहे हो, किस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हो। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या है ये समझ में आया होगा। और एक बार मैं बता देता हूं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स है। वन इज डिटरेंस, सेकंड इज डिफेंस, थर्ड इज बैलेंस ऑफ पावर, फोर्थ इज अलायंस बिल्डिंग। तो दोस्तों दैट्स इट। अभी के लिए इस क्लास को मैं फिनिश कर रहा हूं। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल नोशंस इन जनरल। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।